हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शिक्षा। ये आपका डेली करंट अफेयर सीरीज का 21 अप्रैल 2020 का आपका लेक्चर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, पीएससी, ईपीएफओ, एसएससी एंड सीडीएस। तो आज चलिए आज का लेक्चर आप शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक हमारा है वो है नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हुआ क्या है, अभी जो आपकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उन्होंने एक नेशनल लिस्ट निकाली है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया की। पहले बात करते हैं लिस्ट है क्या और ये क्यों निकाली गई है। देखिए, ये निकाली इसलिए जाती है क्योंकि आपकी जो इंडिया की डायवर्सिटी, कल्चर डायवर्सिटी, उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज करा जा सके, ताकि हमारा टूरिज्म बढ़े और उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करा जा सके। ठीक है, तो ये था रीजन क्यों निकाली गई। बात करते हैं इनिशिएटिव इसके अंडर में था। तो बेसिकली जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो विजन 2024 था, उसका जो इनिशिएटिव, उसी का ये पार्ट है इनिशिएटिव। तो उसके अंडर में आपकी ये निकाली गई है। ठीक है, फिलहाल इसमें 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, 100 से ज्यादा लिस्ट में आपके कल्चर हेरिटेज को रखा गया है। और इसमें वो 13 एलिमेंट्स और वो 13 हेरिटेज भी हैं इंडिया की, जो आपकी यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में आपका इंस्क्राइब्ड है। तो वो भी इसमें रखा गया। चलिए बात करते हैं 13 कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं इंडिया के जो इस लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, ये भी देखेंगे। पहले हम बात करते हैं कि आपकी नेशनल लिस्ट का जो आपका निकाला गया है, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो उसको फॉलो करता है, जैसे आपका यूनेस्को का 2003 में एक कन्वेंशन आया था। किस लिए आया था? जो सेफगार्ड करने के लिए जो इंटेंजिबल आपकी कल्चर हेरिटेज होती है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका है, इसको बेसिकली 5 ब्रॉड डोमेन्स में आपको क्लासिफाइड करा गया इंटेंजिबल। देखिए बार बार इसकी बात कर रहे हैं, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। देखिए इंटेंजिबल वो चीज होती है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, तो वो चीज इसको हम इंटेंजिबल बोलते हैं। ठीक है, अनटच्ड, एनी प्रॉपर्टी विच इज अनटच्ड, या जिसको हम छू नहीं सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटेंजिबल। ठीक है, 5 जो ब्रॉड डोमेन्स क्या है इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए पहला आपका क्या है, ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एज अ व्हीकल ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मतलब जैसे आपको एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया के एक इसमें लिस्ट में शामिल है। जैसे कि आपका बताऊं, जो वैदिक चैंटिंग है वो हो गया। ठीक है, या बुद्धिस्ट चैंटिंग, वो इस कैटेगरी में है। ठीक है, अब सेकंड क्या है, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे इंडिया की अगर बात करूं तो रामलीला हो गई। ठीक है, तो वो आपकी एक परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गई, वो इस कैटेगरी में है। आपकी सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स और फेस्टिव इवेंट्स हो गए। फेस्टिव इवेंट्स हो गया, रिचुअल जैसे कि आपका बताऊं, जैसे ये आपका होगा कुंभ मेला हो गया, या आपका नवरोज जो फेस्टिवल होता है। ठीक है, पारसीज का न्यू ईयर फेस्टिवल जो होता है, वो इस कैटेगरी में है। उसके बाद नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स। और फिफ्थ की अगर बात करें, जैसे आपका ट्रेडिशन एंड क्राफ्ट्समैनशिप हो गया। तो अगर इसका आपको एग्जांपल देता हूं, तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, कॉपर और ब्रास के जो आपके वो बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं इंडिया में कई जगह पर, तो वो इस कैटेगरी में है। ठीक है, तो आपका यूनेस्को लिस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात करते हैं। देखिए ये आपका लिस्ट इस्टेब्लिश करी गई थी 2008 में। क्यों? जब आपका कन्वेंशन साइन करा गया था आपका सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसमें 2008 में वो इट केम्स इनटू इफेक्ट। तो तब ये आपकी लिस्ट आपकी लागू हुई थी। ठीक है, बेसिकली अगर इसमें बात करें तो ये 3 लिस्ट जो आपकी मेंटेन करती है, कौन कौन सी है इसके अंडर में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बैनर के अंदर। तो अगर पहली की बात करें तो वो लिस्ट है आपकी लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, वो हेरिटेज जो आपको बहुत ही मतलब तत्काल आवश्यकता होती है इनको सेफ गार्ड करने की। जैसे कई आपके मॉस्क्यू हो गए जो आपके सीरिया और इराक में थे, जो आपके कल्चरल हेरिटेज थे बिकॉज ऑफ ISIS, तो वो इंडेंजर्ड थे, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब सेकंड की बात करूं तो लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो जैसे इसके अगर बताऊं, जैसे योगा रखा गया है। ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में। थर्ड क्या है, रजिस्टर ऑफ गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस, तो ये सब आपका इसमें आता है। ठीक है, ये थर्ड लिस्ट होगी आपकी। तो अब बात करते हूँ 13 कौन सी ऐसी इंडिया के एलिमेंट्स हैं जो इस लिस्ट में आपका रखे गए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, तो देखिए पहले का अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपका है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। सेकंड आपका रामलीला हो गया, जो आपके परफॉर्मेंस ऑफ रामायणों को ट्रेडिशनल तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक, थर्ड आपका हो गया जो संस्कृत थिएटर आपका कोटियाट्टम। फोर्थ इज
द रमन, ठीक है, रमन एंड रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर भी है। ये आपका कहाँ का, गढ़वाल हिमालय का, गढ़वाल रीजन जो आपका है उत्तराखंड साइड का, तो उसका जो है वहां पे ये रमन है। ठीक है, अब मोडी एट्टू हो गया आपका, रिचुअल फेस्टिवल हो गया, और डांस ड्रामा होगा कहाँ का, ये आपका केरला का। ठीक है, खलबेलिया फोक डांस, ये काफी फेमस है, काफी बार न्यूज में भी रहता है, ये आपका राजस्थान का है। ठीक है, अब ये छाव डांस हो गया। अब जरा ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ये छाव डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, अब एट्थ की अगर हम बात करें तो आपकी बुद्धिस्ट चैंटिंग होगी लद्दाख की। ठीक है, ये भी आपका लिस्ट में है। ठीक है, तो उसके बाद किस किस रीजन, बेसिकली लद्दाख रीजन जो भी होगा, JNK होगा, वहां पे आपका ये है। अब नाइन्थ की अगर हम बात करें, आपका तो संस्कृत ताना हो गया, या फिर रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग डांसिंग है आपका कहाँ पे, मणिपुर का। ठीक है, जो अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने, जो उसका एक क्राफ्ट्समैनशिप का, क्राफ्ट बनाने का जो लिस्ट में होता है वो आपका देखिए ये हो गया, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल। ठीक है, जो आपके पंजाब रीजन में बनाए जाते हैं, तो वो आपका इसमें हो गया। फिर 11वां आपका योगा होगा, नवरोज होगा, ये आपका पारसीज का न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। ठीक है, और आपका कुंभ मेला हो गया। सबसे लेटेस्ट जो आपका ऐड हुआ है ये आपका योगा और कुंभ मेला ऐड हुआ है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया है, जो FDI पॉलिसी थी, ठीक है, तो उसको क्या किया अभी का अमेंडमेंट किया है। ठीक है, FDI क्या होती है, ये आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब क्यों करा गया है, क्या किया है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, बेसिकली करा इसलिए गया है क्योंकि इंडिया का जो आपका ये जो जितने भी बिजनेस इंडियन कंपनीज है, उनको एक तरह के अपॉर्चुनिटी मिल सके आपके एक्सपोर्ट्स में या फॉरेन मार्केट्स में। और इवन अगर आप इंडिया की भी बात करें तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे, तो इंडिया के जो बिजनेस कंपनीज थी या कंपनीज थी, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इस सिचुएशन में उनको एडवांटेज मिल सके कोविड-19 के सिचुएशन में, तो इस वजह से FDI में कुछ चेंज करे गए हैं। ठीक है, क्या करे गए चेंज, देखिए पहला चेंज ये करा गया कि कोई भी FDI प्रपोजल आएगा आपका, वो उन कंट्री से जो आपका बॉर्डर शेयर करती है इंडिया से, ठीक है, वो आपका गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से ही आएगा। देखिए, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट दो तरह के रूट होते हैं। अब ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है। तो कुछ सेक्टर्स में ऐसा था कि पहले ऑटोमेटिक रूट के अंदर आप FDI ला सकते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा। कोई भी कंट्री आपकी जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करेगी, वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से ही FDI आएगी। अब कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, वो आपकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना एंड अफगानिस्तान। बेसिकली ये मूव लाया क्यों गया है, ये आपको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ये मूव लाया गया है। ठीक है, बात करेंगे अभी कि इसको क्यों लाया गया, चाइना के लिए क्यों लाया गया। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेटिक रूट में क्या था कि आपको जो भी सेंट्रल बैंक जैसे अपनी RBI होगी, तो उसको इन्वेस्टमेंट के बाद इन्फॉर्म करना पड़ता था कि इसका कि FDI के लिए, तो वो रूट अब जो है ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कि आपको जो ये चेंज करा गया है कि जो भी कंपनीज आपकी बेनिफिशियल ओनरशिप होंगी उनकी अदर कंट्रीज में, ठीक है, अगर वो किसी भी तरह की फॉरेन फंडिंग या होल्डिंग को चेंज करते हैं, तो देन दे हैव टू गो फॉर गवर्नमेंट स्क्रूटनी। तो ये तीन आपके मेजर चेंजेस हुए हैं FDI पॉलिसी में। ठीक है, बात करते क्यों लाया गया। ठीक है, जैसा आपको बताई दिया है कि अभी लॉकडाउन सिचुएशंस में, आपकी कोविड-19 के लॉकडाउन सिचुएशन में, आपकी जितनी भी आपकी डोमेस्टिक कंपनीज थी, बिजनेसेस थे, उनको बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। तो ताकि वो रिवाइव कर सके, वो बंद ना हो, आगे बढ़ सके, तो उनको प्रमोट करने के लिए ये चेंजेस लाए गए हैं, ताकि उनको एक अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर मिल सके और फॉरेन प्लेयर से डील कर सके। देखिए, और दूसरा मेन रीजन जो था, ये आपका जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, उसने रिसेंटली में आपके HDFC में 1.01% स्टेक्स जो थे वो बाय करे हैं। तो ये एक तरह का इंडिकेशन था कि अपने ये चाइना है वो अपने इंडिया की मार्केट में टेक ओवर करना चाह रहा है, पूरी तरह से घुसना चाह रहा था। तो उसको डील करने के लिए ये मूव आपका लाया गया था। ठीक है, भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन, वो भी लॉन्च करा गया। देखिए, हुआ वो क्या रहा था, लॉकडाउन की वजह से जो किसान थे और जो ट्रेडर्स थे, उनको ट्रांसपोर्टेशन में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो इस चीज को डील करने के लिए जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उसने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, एंड पेरिशेबल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, जो आपको भी बता दिया है। ठीक है, अभी बनाया किसने, ये जो आपका NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है।
ठीक है, उसने ये बनाया। अब एनआईसी किसके अंडर में आता है? ठीक है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है एनआईसी। ठीक, तो बेसिकली काम क्या करता है ये देखते हैं। ठीक है, ये काम आपको ये करता है, सभी आपको बताइए, ये जो फार्मर ट्रेडर्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का जो मूवमेंट होता है उसको सर्च करने में, ट्रांसपोर्ट सबको सर्च करने में फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, ताकि कोई भी आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है, हॉर्टिकल्चर जैसे कि आपका कोई भी सब्जियां हो गई या कोई भी अनाज हो गया वो आपका एग्रीकल्चर में आ जाएगा, तो उसको फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है, और दूसरा काम क्या है, ये आपका फार्म गेट से मंडी तक ट्रांसपोर्टेशन ले जाएगा और मंडी टू मंडी, जैसे एक मंडी से दूसरी मंडी ले जाना। ठीक है, तो इस चीज को ये थोड़ा इजी कर देता है। ठीक है, और दूसरी बात ये आपका देखिए 8 इंडियन लैंग्वेजेस में उसमें ये ऐप लॉन्च करा गया है। बनाया किसने? एनआईसी ने। तो कुछ चीजें जो आपको जानने वाली थी, ये किसने बनाया है, कितने लैंग्वेजेस में और क्या काम है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये जो एनबीएफसीज हैं, तो उसमें क्या है, 500 करोड़ की आपकी ये एक तरह का लिक्विडिटी बूस्टर दिया गया है। किसने? आरबीआई ने। ठीक है, क्यों दिया गया है तो वो आपको, जैसे आपका एडिटोरियल मैंने एक लेक्चर लिया था तो उसमें ये चीज मैंने डिटेल में इसका समझाया था आर्टिकल। ठीक है, फिर भी जो उसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आइए आज वो देखते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि 50,000 करोड़ की फंडिंग वो आपके इंस्टीट्यूशंस को करेगा, जैसे कि कौन से इंस्टीट्यूशंस होगा आपका, नाबार्ड होगा, सिडबी, एनएचबी। ठीक है, ताकि उनके पास थोड़ा क्रेडिट आ सके। अब पहले बात करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए पहले जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पहला आपका आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका क्या है? इंडिया का आपका सेंट्रल बैंक है। ठीक है, जो आपके कंट्रोल करता है और क्या करता है, सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज। ठीक है, और रेगुलेटर आपका किसका? पूरे बैंकिंग सिस्टम का, इंडिया के। ठीक है, और ये आपका जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके डेवलपमेंट में, जो भी स्ट्रेटजी बनती है। देखिए ये सेटअप कब करा गया था? सेटअप आपका करा गया था आरबीआई को 1935 में। किस एक्ट के अंदर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। देखिए ये जो आपका सेटअप एक्ट है, ये मतलब कब सेटअप करे गए इंस्टीट्यूशन, इनको आप क्रोनोलॉजिकली याद करिएगा। जैसे नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी और आरबीआई हो गया, क्योंकि एग्जाम में आपको ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को दे सकते हैं, तो इसलिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आरबीआई 1935 में आपका सेटअप करी गई थी। ठीक है, अब एनबीएफसी की बात करते हैं। एनबीएफसी होती क्या? देखिए ये एक तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन ये दे आर नॉट फुली हैविंग बैंकिंग लाइसेंस। बेसिकली क्या अंतर होता है? देखिए आंसर ये इसका अंतर जो होता है ये होता है कि ये आपका डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, जो कि नॉर्मल बैंक आपकी ले सकती है, और ये किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी होती है उसके द्वारा ये सुपरवाइज नहीं करी जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका जो एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, जैसे आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन आपके माने जाते हैं उनमें से एक नाबार्ड है। ठीक, तो उसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है? ये पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन देखती है इन फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो कोई भी जैसे रूरल एरिया में कोई भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा वो आपके नाबार्ड के ही अंडर में आता है। तो अब बात करते हैं कब बनाई गई थी, किसके रिकमेंडेशन बनाई। देखिए जो उसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जानने वाला पॉइंट है, ये जो आपके ये बनाई गई थी जो रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमेटी के जो रिकमेंडेशन हुआ था उसमें बनाई गई थी, कमेटी फॉर्म करी गई थी। कब बनाई गई थी? 1982 में। और आरबीआई कब बनाई गई थी? 1935 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाबार्ड। अब बात करते हैं सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। ठीक, तो आपके किसके लिए बेसिकली बनाया गया था? जो बनाया गया था ये डेवलपमेंट आपके एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होता है उनके डेवलपमेंट के लिए सिडबी को फॉर्म किया गया था। कब फॉर्म किया गया था? ये आपका 2 अप्रैल 1990 को फॉर्म किया था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपको याद रखना है कि एमएसएमई के लिए बनाया गया था और 1990 को फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर आपका ये लखनऊ में है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और ये किसके अंडर में ऑपरेट करता है? इट्स ऑपरेट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं एनएचबी की, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। देखिए ये आपको उस दिन जब एडिटोरियल ले रहा था बताया था कि जो एनएचबी आपका है ये नाउ इट्स फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले किसके अंडर में था ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।
ठीक है, कि कहाँ से कौन किसके अंडर में था और स्टेट्स आपके ट्रांसफर करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये कब सेटअप करा गया है? तो 1988 में सेटअप करा गया है। और किस एक्ट के अंदर? नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ठीक है, ये भी आपका अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए? हाउसिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ये भी आईओसी जो आपका है, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ओआईसी आपका होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ठीक है, या आईओसी भी बोल सकते हो आप, या ओआईसी, जो भी आप बोल रहा हूं। ठीक है, दे हैव क्रिटिसाइज्ड इंडिया फॉर ग्रोइंग इस्लामोफोबिया। देखिए हुआ क्या है कि रिसेंटली आपका कोविड-19 क्राइसिस के अंडर में क्या चल रहा है कि आपको जो मुस्लिम माइनॉरिटीज थी उनको, इनका जो कहना है आईओसी का, कि जो उनको निगेटिवली प्रोफाइल्ड करा जा रहा है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट हो रहा है और वायलेंस भी हो रहा था। ये इनका आपका इस्लामिक कॉपरेशन का कहना है। तो ये तो बात हो गई क्या हुआ था। बात करते हैं जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ओआईसी आपका है क्या। बेसिकली ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है। ठीक है, ये आपका इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और आपका फाउंड हुई थी आपकी 1969 में। ठीक है, और रिसेंटली इसकी कितनी कंट्रीज हैं? 57 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट के बारे में, तो सेकंड लार्जेस्ट है आपके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के बाद में ये सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों बनाई गई थी? देखिए ये कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड की आपके कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन, टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं कि इसका देखिए सेक्रेटेरिएट कहाँ है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका जीदा में है। जीदा कहाँ पे? आपका सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ये आपका सऊदी। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए इसका परमानेंट डेलीगेशन जो है किन किन ऑर्गेनाइजेशन में है। जैसे आपका यूनाइटेड नेशंस हो गया और ईयू हो गया, यूरोपियन यूनियन में। अब ये देखिए मैप कि आपका आईओसी और ओआईसी जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, ये देखिए यहाँ पे आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से भी है, और अफ्रीकन सबसे ज्यादा, फिर एशियन कंट्रीज इधर बांग्लादेश, और इधर आपका कुछ एशियन कंट्रीज से भी है। ये आपके ओआईसी मेंबर्स हो गए। ठीक है, चलते सेकंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि ये आपका ट्राइब्स ई मार्क्स एंड ट्राइबो ई मार्क्स एंड ये आपका टर्बो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब ये है क्या? देखिए जो आपके रिसर्चर्स हैं सेंटर ऑफ नैनो एंड सॉफ्टवेयर मैटर साइंस सेंस बेंगलोर के, जो आपके इंस्टीट्यूशन है डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। देखिए ये एक रिसर्च लेके आए हैं कि मास्क मेकिंग के लिए, जिसका उन्होंने नाम दिया है टर्बो ई मास्क। उन्होंने इनका ये कहना है कि ये जो आपका टर्बो ई मास्क है, ये इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड करेगा, जो कि आपका रेस्ट्रिक्ट करेगा जो एंट्री होगी इन्फेक्शन की, जैसे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की एंट्री होगी उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल पावर की या कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, क्या है इसके फीचर्स, आइए बात करते हैं। देखिए इसके की फीचर्स क्या है। ये बेसिकली आपका 3 लेयर्ड मास्क है। एक जो आपकी नायलॉन की लेयर होगी उसको बीच में रखा जाएगा, इट विल बी सैंडविच्ड बिटवीन ये पॉली प्रोपिलीन आपकी जो लेयर होती है उसके बीच में आपकी नायलॉन की लेयर रखी जाएगी। ठीक है, जो आपकी ये पॉलीप्रोपिलीन है, ये कहां से सोर्स करी जाएगी? ये बेसिकली जो आपका नॉन वुमेन ग्रोसरी बैग्स होते हैं ये उसमें यूज होता है। ठीक है, तो आप नायलॉन की जगह सिल्क फैब्रिक भी यूज कर सकते हो, जो पुरानी साड़ी से होता है, या कोई सॉल का काट के यूज कर सकते हो। तो ये आपका बहुत ही इजी टू मेक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये काम कैसे करता है। देखिए जब आपकी लेयर्स होगी रब करी जाएंगी अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि 3 लेयर पे है ये आपका, तो जो आपका आउटर लेयर होगी वो डेवलप करेगी नेगेटिव चार्जेस को, और जो नायलॉन होगी इट विल होल्ड द पॉजिटिव चार्ज, तो चार्जेस आपके डेवलप हो गए। तो ये एक तरह का डबल इलेक्ट्रिक वॉल प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि 2 चार्जेस होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जो भी आपके इन्फेक्शन होगा वो आपको क्रॉस करने से रोकेगा। तो ये आपका होगा कि इसकी फीचर्स क्या है। ठीक है, तो जो मास्क आपका किसी भी अवेलेबल फैब्रिक, साड़ी हो गया, शॉल होगा, या कोई भी क्लॉथ होगा, उससे यूज करके आपका बनाया जा सकता है। एक अब बात करती है टर्बो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। देखिए इसको हम लोग क्या टर्बो इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी बोलते हैं। ये आपका एक तरह का कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपका कुछ मटेरियल्स होते हैं,
वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं जब वो किसी भी आपके डिफरेंट मटेरियल से सेपरेट करे जाते हैं या उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको दो मटेरियल को भी लिए गए, ठीक, अब उनको हम आपस में रब करेंगे, तो उससे होता क्या है कि जो उनके एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है डेवलप हो जाता है, तो उसको हम टर्बो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिथियम रिच रेड जाइंट। अब ये है क्या, देखिए यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स होगा जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। तो ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां पे रिसर्चर्स थे उन्होंने डिस्कवर किया एक एलआई मतलब लिथियम रिच जाइंट आपका स्टार। ठीक है, जो ये साइंटिस्ट थे वो आपके जो आपका ये एलआई इनहेंसमेंट प्रोग्राम था जो आपका इस हीलियम सेंट्रल हीलियम बर्निंग स्टार का था उससे एसोसिएटेड थे, उसको हम आपका ये बोलते हैं रेड क्लम्प जाइंट। तो वहां पर जब रिसर्च करे तो इन्होंने ये आपका लिथियम रिच एक रेड जाइंट डिस्कवर किया है। तो इसका क्यों किया, इससे क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या, जो आपका एलआई एनरिचमेंट का सोर्स माना जा रहा है गैलेक्सी में, जो अपनी गैलेक्सी है। ठीक, अगर ये साबित हो जाता, अगर ये फाइंड कर लेते हैं तो हम हमारी जो कुछ थ्योरीज है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कौन कौन थ्योरीज होगी, जो आपके ये बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस होगी थ्योरी, और दूसरी आपकी स्टेलर मिक्सिंग प्रोसेस हो गया। इनको हम प्रूव कर देंगे अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो लिथियम एनरिचमेंट आपका है गैलेक्सी में। ठीक है, अब देखिए इसका एक बैकग्राउंड समझते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो लिथियम है वो आपका वन ऑफ द थ्री प्रिमोर्डियल आपका एलिमेंट माना जाता है। बाकी के दो कौन कौन से हैं, जो आपका हाइड्रोजन होगा, दूसरा हीलियम हो गया, जो ये माना जाता है आपके प्रोड्यूस हुए थे जब आपका बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ था यानी बीबीएन हुआ था। तो उसमें से जो तीन एलिमेंट निकले थे उनमें से एक आपका लिथियम था और बाकी के दो हाइड्रोजन और हीलियम थे। ठीक है, अब ये लिथियम का रोल क्या होता है स्टार्स में, देखिए क्या है ये। जो जो आपके स्टार्स होते हैं उनको ये माना जाता है कि वो एक तरह के एलआई सोर्स होते हैं गैलेक्सी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो उनको स्टार्स को हम एलआई सिंक्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो आपका लिथियम होता है, जो स्टार्स जब आपका बॉर्न होता है तो वो आपका डिप्लीट करता जाता है जो स्टार्स की लाइफ टाइम होती है। ठीक है, और ये जो लिथियम होता है काफी कम टेम्परेचर पे आपका बर्न हो जाता है, लगभग अगर हो तो ये आपको 2.5 इंटू 106 केल्विन रेंज पे ही। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज मानी जाती है किसी भी स्टार में। ठीक, तो ये आपका लिथियम होगा स्टार्स के अंदर। अब बात करते हैं जो मेन ये थी थ्योरी बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस, ये है क्या, बीबीएन थ्योरी है क्या। देखिए, जो आपकी ये बीबीएन थ्योरी है वो प्रिडिक्ट करती है जो रफली आपका 25% जो मास है यूनिवर्स का वो आपका हीलियम से बना हुआ है, हीलियम का है। ठीक, और जो उसके बाद ये भी बोलते हैं कि जो आपका 0.01% उसमें ड्यूटेरियम है और बाकी कुछ जो स्मॉलर क्वांटिटीज हैं वो आपकी लिथियम की है। तो ये आपके बीबीएन थ्योरीज हो। तो अगर हम लिथियम का सोर्स फाइंड कर लेते हैं तो ये थ्योरी एक तरह से प्रूव करने में आसानी हो जाएगी। और ये मानते हैं जो आपका प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियाई हुआ था वो आपका पहले हुआ था, अर्ली फेजेस में हुआ था यूनिवर्स के बजाय। आपका जो माना जाता है कि आपका जो लाइटेस्ट आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, उनसे पहले आपका इसका न्यूक्लियाई का जो था आपका प्रोडक्शन हुआ था यूनिवर्स में। ठीक है, जो आपका ये प्रिमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस है, ये जो आपके कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो आपका बिग बैंग हुआ था उसके कुछ लगभग 10 सेकंड से लेकर 20 मिनट के बाद ही ये न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ था, जिसमें आपका न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ था। तो ये बीबीएन थ्योरी है। तो अगर लिथियम का सोर्स हम गैलेक्सी में फाइंड कर ले तो ये थ्योरी आपकी प्रूव हो सकती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड आप पीडीएफ स्टडी शिक्षा का टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।